नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सब लोगों की सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ। जिस प्रकार से आप लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे, जिसके वजह से मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए। ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको वो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसके अकॉर्डिंग आज तक आपने पढ़ाई भले ही नहीं की हो, लेकिन अगर इस वीडियो के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों को बढ़िया से बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इस बात की मैं ज़रूर आपसे ये बात ज़रूर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आप 70 में से 70 नंबर ज़रूर लाएंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हैं, क्योंकि मैं बस केवल आपके इस मॉडल पेपर को ही सॉल्व नहीं बल्कि इसके जितने भी कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। सो डियर्स, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट बने 70 नंबर्स में से, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि 30 नंबर आपका जो है कॉलेज वगैरह से मिल जाएगा, ये आपको पता है। और बात कर लेते हैं आपसे 70 नंबर की, तो ये 70 नंबर यह वीडियो जो बच्चे देखेंगे उनको ज़रूर दिलाएगी कि आप 70 नंबर में से 70 नंबर कैसे गेन करें, हाउ टू फाइंड आउट द 17 मार्क्स टू द ओवरऑल 70 मार्क्स। बट कैसे, क्योंकि रही बात है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को दूंगा, क्वेश्चन का सल्यूशन ही नहीं, उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैं सारे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। सो डियर्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, आपका इस जो कोविड को लेकर के जो 13% आपका जो सिलेबस ऑफ हो चुका है, मैं उस 13% ऑफ वाले कॉन्सेप्ट को न लेते हुए जो 17% में बनने वाले कॉन्सेप्ट है, मैं उन सारी चीज़ों को आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। सो डियर्स, आप लग जाइए, आज से आपकी जो परीक्षा है इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे। सो डियर्स, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस प्रश्नों के साथ। क्लियर है? तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं प्रश्न उत्तर क, यानी कि जो आपका पहला कंटेंट है वो क्या पूछता है, बहुविकल्पी पूछता है। ठीक है, बहुविकल्पी मतलब ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका सवाल नंबर जो पहला दिया है प्रश्न उत्तर में, पहला सवाल में क जो है वह क्या बोल रखा है, वह बोल रखा है कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ये सवाल 1 नंबर में है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अब आप कहेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, तो आइए बात समझते हैं। ध्यान समझिए, योग पूछा है तो यानी कि जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा भाई, आपका कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बनेगा। परिमेय, हम लिख लेते हैं, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। क्लियर है? इनको जब जोड़ेंगे तो इक्वल टू व्हाट, पता ना क्या, यानी कि आपको सेट करना है। देख, आप ऑप्शनल से देखिए, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, एक ए व बी दोनों। ए व बी का मतलब क्या होता है जानिए ध्यान से। जो ऑप्शन डी दे रखा है वह परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, ये बात बोला है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डियर्स, क्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हमको इसका योगफल बताना है कि क्या होगा। तो आइए समझते हैं बातों को कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो ध्यान समझिए, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। विच नंबर टू द फॉर्म ऑफ p/q बट q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान समझिए, जिन संख्याओं को p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप समझ गए होंगे, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने बोला 1/2, 1/2 क्या है,
अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखिए p की शकल 1 के बराबर, q 2, अर्थात p बटा q के फॉर्म में है, तो वी कैन से दैट दिस नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान समझिए। अगर मैंने लिखा 2, आप जरा बताइए आप मुझे, क्या ये 2 परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे जरूर है। वो कैसे, आइए दिखाते हैं। अगर इसके बटा कुछ भी नहीं तो अपन 1 मान सकते हैं। अरे बोलिए हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ भाई, समझे ध्यान से। तो ये p बटा q के रूप में हुआ, अर्थात ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है। तो आप यानी कि हम कोई परिमेय संख्या ले लेते हैं 2, सपोज करिए क्या हो गया, कोई परिमेय संख्या 2 हो गई। ठीक, अब समझिए, बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की। क्या बात कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जरा गौर करिएगा, जैसे मैंने लिखा करणी में 2, ध्यान समझिएगा, करणी में 2, क्या करणी में 2 परिमेय संख्या है? बोलिए, तो करणी में 2 परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैंने बोला क्या करणी में 3 परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे करणी में 3 परिमेय संख्या नहीं है, जबकि इसे 1/2 लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि करणी में 2/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या है? तो लेकिन ध्यान समझिए आप, ये जो है वैल्यू 2 की पावर 1/2 है, और 2 की पावर 1/2, जो 2 की पावर 1/2 है, ये परफेक्ट इंटीजर नहीं है। एक पूर्णात्मक, एक जो परफेक्ट है ये पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये क्या, इनकम्प्लीटेड है। चूंकि रही बात है कि इसका जो आप बनाएंगे रूट्स वैल्यू, तो 1.414 पॉइंट समथिंग डॉट 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 जाता है, इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट, ये क्या है, लगभग मान होता है। अब जरा बताइए, तो अब यहाँ पे 2 चीजें आप पढ़े होंगे, एक होता है शांत भिन्न, एक होता है अशांत भिन्न। थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। एक होता है शांत भिन्न, एक क्या होता है, अशांत भिन्न। मैं पूरी बातों को बताऊंगा आपको भाई, आप बने रहिए बढ़िया से। तो एक क्या होता है, शांत होता है, क्या होता है, अशांत होता है। क्लियर है। तो ध्यान समझिए, जिन फ्रैक्शन को शांत किया जा सकता है, जिन फ्रैक्शन को शांत किया जा सकता है वह परिमेय संख्या हो सकती है, जिन्हें शांत नहीं किया जा सकता वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर है। तो इसलिए ये शांत नहीं होता है, यही कारण है कि हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जरा बताइए, तो अपरिमेय संख्या करणी में 3 अपरिमेय संख्या, करणी में 2 अपरिमेय संख्या। एक और संख्या, एक पाई, पाई की बात करेंगे। पाई परिमेय क्या परिमेय, तो आप कहेंगे कि पाई क्या है, पाई को आप 22/7 के नजरिए से मत देखिएगा, क्योंकि 22/7 एक अलग वैल्यू होती है। पाई का ये वैल्यू फिक्स नहीं होता है 22/7, क्योंकि पाई एक रेडियन फॉर्म होती है, इसलिए पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई, अपरिमेय संख्या। बात आपको समझ में आ गया होगा कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो ध्यान समझिए, ये 3 है और 2 है, करणी में ये दोनों है, तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ध्यान समझिए, हम मान लेते हैं कि कोई परिमेय संख्या क्या ले लेते हैं भाई, 2, और कोई एक अपरिमेय संख्या क्या लेते हैं, करणी में 3। जरा बताइए, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 2 प्लस करणी में 3, यही आएगा, 2 प्लस करणी में 3 ये आएगा। अब ध्यान से समझिए, यह क्या है, यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अगर किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ा जाए या फिर कोई धनात्मक इंटीजर जोड़ दिया जाए तो वो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। मतलब ये कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या प्राप्त हो गई भाई, इसे हम कहेंगे क्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि अब आगे भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, होती भी है। ये बात सिद्ध करने के लिए आएगा, तो हम कह सकते हैं, आप जरा याद करिए कि हम लिख सकते हैं कि 2 प्लस करणी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई। तो याद कर सकते हैं आप कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या, अपरिमेय 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 संख्या, अपरिमेय संख्या डियर्स। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर क्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, यहां से ये चीजें क्लियर, तो क्या हो सकता है, अब आगे भी देखिए ध्यान से। तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या तो नहीं आई, आपने देखा कि 2 प्लस करणी में 3 बराबर क्या,
2 प्लस कड़ी में 3 ही आ रहा है, क्योंकि इसको जोड़ नहीं सकते। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू भी रखेंगे तब भी क्या होगा, उसे शांत नहीं हो सकता, वो अशांत रहेगा, क्योंकि कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732 डॉट 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 जाता है, जिसे अप्रॉक्स में माना जाता है उतनी वैल्यू क्या 1.732, तो भैया वो शांत नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसे कहेंगे कि अपरिमेय संख्या। तो अर्थात ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई बात यहाँ से। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन मारेंगे, कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अपरिमेय संख्या। क्लियर है। आइए इससे रिलेट करके और कुछ चीजें कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान समझिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि, ध्यान समझिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ध्यान समझिए, परिमेय संख्या और प्लस आपसे कहें कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, तो बराबर क्या होगा बहादुर, तो आप कहेंगे, आपका जवाब क्या होगा, जरा ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई परिमेय संख्या, सपोज दैट आप फ्रैक्शन की फॉर्म लेते हैं, 1/2 है p/q के रूप में परिमेय संख्या, प्लस एक और भी अलग से संख्या लेते हैं परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि 2/5 ले लीजिए, ठीक है, इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 5 2 दूनी के 4, 5 4 9, 9 बटा कितना हो जाएगा 10। अब जरा बताइए, थोड़ा सा डायरेक्ट मैंने किया, आप डायरेक्ट सीखिए। 5 5 2 दूना के 4, मतलब 5 5 2 दूनी के 4 जोड़ देंगे 5 4 9, 5 दूनी के 10, मतलब क्या निकल के आया, इन दोनों को जोड़े तो क्या आया, p/q के रूप में आया। तो आप p/q को क्या कहते हैं, जो p/q के रूप में देखे वो क्या होती है, परिमेय संख्या। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर दो किसी परिमेय संख्या को एक साथ जोड़ा जाए तो उनका जो योगफल प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक, अगर फिर हम आगे का और कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, अगर आपसे ये कहा जाए, ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड, आप लर्न कर सकते हैं चीज़ों को, एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है, ये सारी चीज़ आप देखिए ध्यान से। लेकिन अगर एक बात करें आपसे, समझिए ध्यान से, मैं बोला अपरिमेय संख्या, क्या मैं लिखा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनको जब आप जोड़ेंगे कि इनको भाई अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए भाई ये भी प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन आप कहेंगे सर कैसे, बट हाउ, तो आइए दिखाते हैं, ध्यान समझिए। मान लेते हैं कि एक अपरिमेय संख्या करनी में 2, करनी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक, अब प्लस करनी में 3 जोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर हम 2 ही को ले सकते हैं, किसको, करनी में 2 ही को ले लीजिए, तो ये हो क्या जाएगा जरा बताइए, एक परिमेय संख्या ये भी है परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ दिए कितना हो जाएगा बताइए, परिमेय मिला के परिमेय मतलब कितना हो जाएगा, 2 करनी में 2। अब जब देखिए करनी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ से एक नियम और तैयार होकर आता है कि अगर किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो वो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, या फिर किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से गुणा भी किया जाए तो उसका गुणनफल भी क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। आपने देखा कि इस नियम से आपने 2 नियम क्रिएट कर लिया कि अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अगर किसी अपरिमेय संख्या में किसी अन्य संख्या से गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और आपको समझाते हैं, ध्यान समझिए, अगर किसी परिमेय संख्या में, अगर किसी परिमेय संख्या में क्या कर दिया जाए, n से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल भी क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस टाइप से जितने भी प्रश्न आपसे इर्द गिर्द घुमा के पूछेगा आप इसे बना सकते हैं, हाँ या ना, तो मैं समझ सकता हूं कि आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करिए, लाइक करना ना भूलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर भेजिए हमारे यहाँ कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, ये इस तरह से दिक्कतें आ रही है, या फिर क्वेश्चन इस टाइप से है, तो जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए हमको डियर्स।
चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नंबर यानी कि एक नंबर जितना भी कॉन्सेप्ट बनने वाला है, इससे जितना रिलेट करेगा सारी चीजों को हम इंप्रूव करवाएंगे। क्लियर है? तो ये पहला सवाल, इस सवाल से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सवाल आपका क्या आ सकता है, यदि किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो एक फल कितना हो सकता है, परिमेय संख्या। यदि किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए तो एक फल कितना होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। तो आप समझ सकते हैं एक प्रश्न के माध्यम से आपने कितने प्रश्न किए, 1 2 3 और गुणनफल 3 4 और एक ये सवाल थी आपकी। तो इस प्रकार से आप नियर अबाउट 1 2 3 2 5 क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं। तो आप पांचों को सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्त, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन बहुविकल्पी का। ध्यान समझिए, मैं बहुविकल्पी इसलिए आराम आराम से करा रहा हूं कि ताकि इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बने ना आप कर सको, बिल्कुल आसानी से बना सके। इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहे हैं सारी कॉन्सेप्ट के साथ। सो डियर्स, आपको और फास्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए सर थोड़ा और फास्ट, तो बिल्कुल हम फास्ट कर लेंगे। लेकिन रही बात है कि आपको चीज़ों को बेहतरीन ढंग से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप बढ़िया समझिए। एक बार वीडियो को देखिए, आने वाले मॉडल पेपर को आप बेहतरीन ढंग से सॉल्व करिए। ठीक है ना? एक मॉडल पेपर पढ़ने की जरूरत है आपको, बाकी मॉडल पेपर खुद ही सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को बने रहिए, आइए देखते रहिए यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, सवाल नंबर आपका ख है। आंकड़ों 2 6 4 2 0 2 1 3 2 3 का बहुलक है। द वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। क्या बहुलक, क्या बात करते हैं डियर्स, बहुलक की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि बहुलक है क्या, तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे। तो जानिए कि बहुलक होता क्या है। तो बहुलक होता है दिए गए आंकड़ों में से वह आंकड़ा जो ज्यादा बार प्रयोग किया गया हो, ज्यादा बार यूज किया गया है, वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। यानी कि दिए गए आंकड़ों में वह संख्या जो ज्यादा बार रिपीट की गई हो, ज्यादा बार दोहराई गई हो, अधिक बार दोहराई गई है, उस संख्याओं को हम क्या कहते हैं, बहुलक। वह संख्या उस आंकड़ा का बहुलक कहलाती है। सो डियर, डिफिनीशन समझ आ गया? तो आप जरा आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे, जरा देखिए ध्यान से कि कौन ज्यादा बार आया है। आप देख पा रहे हैं कि नजर में कौन आया, 2 6 4 2 0 2 1 3 2 3। आप देख पा रहे हैं कि 2 1 2 3 4 कै बार आया है, 1 2 3 4, मतलब ज्यादा बार कौन संख्या आया, 2। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, सी। क्लियर है डियर्स? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गई बातें? चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखिए। आइए दोस्तों देखते हैं हम अगले सवालों को। सवाल नंबर प्रश्नोत्तर का ग। देखिए ध्यान से, हम इसके कॉन्सेप्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे ना, सारे इर्द गिर्द जितना भी राउंड अप मारेगा, सारे क्वेश्चन को हम सीखेंगे। ध्यान समझते रहिए आप अच्छे तरीके से, इस वीडियो में बने रहिए, आप जरूर सीखेंगे भाई। मैं गारंटी लेता हूं कि ये मॉडल पेपर, बस आपको एक मॉडल पेपर पढ़ने की जरूरत है, बाकी अगला मॉडल पेपर आप खुद का खुद ही सॉल्व करेंगे डियर्स। आइए चलते हैं, देखिए ध्यान से, आप इसके आंसर करेंगे तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। ध्यान समझिए, रेखा का समीकरण दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा एक इक्वेशन दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल होगा यदि कंडीशंस क्या भाई, आइए देखते हैं आपके सामने। देखिए ध्यान से, अगर यहां से कॉन्सेप्ट निकालेंगे, इस रेखा को हम निकाल लेते हैं। तो ध्यान समझिए, रेखा का समीकरण दिया, अगर इन रेखाओं का जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है ना, अगर वह क्या है, पहला कॉन्सेप्ट समझिए आप, पहला यदि a1 बटा के a2, क्लियर है, इज इक्वल टू b1 बटा के b2, ठीक है, ये नहीं इक्वल है। ध्यान समझिएगा, पहला कॉन्सेप्ट a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब हो तो लिखेंगे क्या, जब हो तो क्या लिखेंगे, जब हो तो, ध्यान समझिए, जब हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद, रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर है, रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तथा इनका, ध्यान समझिए, प्रतिच्छेद करती हैं तथा इनका एक अद्वितीय हल होता है। पहला कॉन्सेप्ट,
ध्यान समझिए, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b हो तब क्या होता है, जब ये बराबर नहीं हो, इक्वल ये ना हो, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तथा इनका एक अद्वितीय हल होता है। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उनका क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनका कितना हल होगा, एक होल हल होगा, सॉरी अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। फिर हम आगे बात कर लेते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। अगर आपका दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से हो जाए, a1 बटा के a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 बटा के b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा के c2। ध्यान समझिएगा, जब a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तब रेखाएं यहाँ पे क्या होती हैं आपकी, तब जब ये हो जाए तो रेखाएं क्या होती भाई, देखिए ध्यान से, पहले तो ये क्या थी भैया, समानांतर में थी ना, ये मिली जुली थी, लेकिन अब मिल नहीं रही है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाती है, रेखाएं यहाँ पे बन जाता है, रेखाएं समपाती। क्या होती हैं, समपाती। क्लियर है, रेखाएं क्या हो जाती हैं, समपाती होती हैं, समपाती होती हैं और उनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं और उनका कोई हल नहीं होता है। कब, जब ये क्या होती है भाई, एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब इक्वल नहीं होता है, तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, समपाती, माफ करिएगा, रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। जब समानांतर होगी तभी कोई सोल्यूशन नहीं होगा ना, क्या होती है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो रेखाएं समानांतर होती हैं और कोई हल नहीं होता। जैसे अगर कोई दो रेखा, ये रेखा है, इसका इक्वेशन समथिंग कुछ भी दिया, मान लेते ये वाला इक्वेशन इसका दिया, इस रेखा का, और इसका ये दिया है, तो अब ये समानांतर हो गई, तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करेंगी तो इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती है और इनका कोई हल नहीं होता है। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे जिन्हें हम क्या कह सकते हैं भाई, इस प्रोडक्ट में एक और कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि यहाँ पे होती है, ये कहलाती हैं असंगत। क्या कहलाती हैं, असंगत। क्या कहलाती हैं, असंगत। रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट में बात करेंगे आपसे, अगर ध्यान समझिए, जब यही प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से हो जाए, a1 बटा के a2 इज इक्वल टू b1 बटा के b2 इज इक्वल टू c1 बटा के c2। जब ये इस कॉन्सेप्ट बनेगा कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2, तब क्या बनेगा, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होती है। तो क्या होता है, तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। और जब भैया समपाती हो गई, एक ही पे लिपट गई, तो ये क्या होता है, समपाती होती हैं। रेखाएं समपाती, संगत व क्या होता है, अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल। आप ध्यान समझिए, आपका जो एग्जामिनर है सवाल कैसे पूछ सकता है, दे सकता है कि दो रेखाओं का समीकरण दिया है, बोलेगा कि का रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी यदि, ऑप्शन इस प्रकार दे देगा, तो आप ऑप्शन कौन सा मारेंगे, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी जिसे क्या कह सकता है, अद्वितीय हल। तो आप देखिए ध्यान से, प्रश्न मिलाइए, बोला क्या है, रेखाएं इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होगा यदि, क्या भाई आपने देखिए अद्वितीय हल होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मोस्ट और इम्पॉर्टेंट है भाई, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लर्न करेंगे तो ये सारी चीज़ें, जितने भी प्रश्न बनेंगे आप सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं पुटअप कर सकता है इन प्रश्नों में। ठीक है ना, ध्यान समझिए, तो इंपॉर्टेंट क्या बन जाएगा, ध्यान समझिए, तो रेखाएं क्या बोला, अद्वितीय हल। तो आप देखिए यहाँ पे अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा 2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा डियर साहब का ऑप्शन कौन सा करेक्ट, सी, योर आंसर इज सी करेक्ट। आप ध्यान समझिए, अगले कॉन्सेप्ट सवाल अगर यहीं पूछ दिया, अद्वितीय के जगह पे ये पूछ दिया आपसे कि प्रतिच्छेद करती हैं, क्लियर, क्या करती है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तभी कौन सा ऑप्शन यही करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, अगर आपसे पूछेगा कि रेखाएं समानांतर होती हैं कब, जब क्या होगा, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 डियर्स। क्लियर है, अब यहाँ पे हो सकता है
कि असंगत होने का प्रतिबंध बताइए, असंगत होने का प्रतिबंध। समीकरण ये दे देगा कि यदि रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का के जो का यहां बोलेगा तथा इतना के रेखाएं समानांतर होती हैं यदि ऑप्शन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये ऑप्शन में रहेगा। तो अब इसे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है डियर्स, आइए आगे बढ़ते हैं। असंगत के लिए यही होगा, समानांतर के लिए यही होगा, इसी प्रकार से संपाती होगा तो यही होगा, संगत ये होगा, अनेकल यही होगा। तो कितना प्रश्न बना, 1 2 3, 3 सवाल अगर पूछेगा तो ये आंसर होगा। 3 प्रश्नों का आंसर ये होगा। इसमें देखिए 1 सवाल 2 और 3, 3 सवालों का जवाब ये रहा आपका, 1 और 2 सवालों का जवाब ये रहा। मतलब इस प्रकार से कितना, 3 इससे प्रश्न पूछा, 3 इससे, 3 3 6 6 2 8, यानी आप 8 प्रश्न, यानी कि इस वैरायटी का, इस टाइप का कितना प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामर भाई, 8 तरह से। तो आपने अगर इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर लिया डियर्स, तो आप 8 तरीके से सवाल पूछे जो भी आप सबको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है डियर्स, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इसी वीडियो में बने रहिए, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो ये दोस्तों सवाल बोला है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जानिए आप बातों को अच्छे से। समरूप होने के लिए कितने कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, 2 कॉन्सेप्ट। और सर्वांगसम होने के लिए कितने कॉन्सेप्ट होना जरूरी है भैया, तो आप कहेंगे कि 3 कॉन्सेप्ट है। ये पढ़े होंगे, नहीं जानते तो जान भी लीजिए कि समरूप होने के लिए अगर कोई आकृति मान लीजिए ट्रायंगल्स दिया है, ठीक है, बातों को बढ़िया समझिएगा आप। सपोज करिए ये 2 ट्रायंगल्स हैं, हम इनको सर्वांगसम, जैसे बात है ABCDEF, ठीक है डियर्स, ध्यान समझिए। 2 ट्रायंगल्स है ABCDEF, 2 ट्रायंगल्स है। आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये दोनों का दोनों भैया समरूप है। सपोज करिए अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, मैं बोला ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर इसमें दे रखा है, ऐसे दिया है। कोई त्रिभुज है जिसकी लंबाई भुजाओं का, एक भुजा का 3 4, और मान लेते हैं कि ये आपका, सपोज करिए कि ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल 45 डिग्री है। सो डियर्स ध्यान समझिए बातों को अच्छे से। अब आप क्या कह सकते हैं, अगर इसको समरूप दिखाना है तो समरूप के लिए 2 कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अगर यह साइड एक साइड, इस ट्रायंगल का एक साइड इस ट्रायंगल के दूसरे साइड की इक्वल कर देते हैं, अगर ये इक्वल है तो पहला प्रोडक्ट हो जाएगा भाई क्या, कि साइड इसका बराबर है। मैं कहूँगा कि AB बराबर क्या, EF, ठीक है, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब पहली चीज इसकी बराबर। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, ध्यान समझिए, एंगल बराबर है, तो मैं कहूंगा क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल क्या, एंगल E। थोड़ा सा मैं लॉजिकली शॉर्ट चल रहा हूं, समझिए ध्यान से बातों को। एंगल B बराबर एंगल क्या बालक, C, ध्यान समझिए डियर्स। तो ये एक साइड है, तो इसे कहते हैं यस, इसे क्या कहते हैं यस, और इसे क्या कहते हैं ए। तो एक नियम तैयार होता है, एयस नियम, एयस नियम बनता है कि अगर किसी 2 आकृतियों में से उसके एंगल बराबर, साइड बराबर अगर बराबर कर लिए जाए तो उस आकृति को हम समरूप आपसे दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं कि समरूप है। समझ में आ रही बातें। ए यस नियम होता है, ए बराबर कर दीजिए यस बराबर कर दीजिए, या फिर बात समझ में आ रही ना, ये नियम बनते हैं। अगर इतना फॉलो हुआ तो वे आकृतियां क्या कहलाती हैं डियर्स, तो वो आकृतियां कहलाती हैं समरूप। क्लियर है। बट सर्वांगसम के लिए ध्यान समझिए, सर्वांगसम के लिए 3 कॉन्सेप्ट होना बराबर जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये भी साइड इसके बराबर है, तो हम कहेंगे क्या कि AC बराबर क्या, ED। तो कितने कॉन्सेप्ट बराबर करें, 2, यानी ये भी साइड। तो इसमें जो नियम चलता है वो क्या चलता है, समरूपता का नियम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसे सर्वांग समता का नियम बोला जाता है। ए हो सकता है, यस ए हो सकता है, ए आपका ए यस हो सकता है, यस ए हो सकता है, यस हो सकता है। इस प्रकार से नियम सब बना सकते हैं। मतलब क्या कि 2 आकृतियों में से 3 कॉन्सेप्ट अगर आप इक्वल कर देते हैं डियर्स, तो वह कहलाता है आपका क्या, उन आकृतियों को आप बड़े ही प्रेम से कह सकते हैं कि वह क्या है, सर्वांगसम है। क्लियर है। तो एक जरा बात बताओ, अब इस सवाल को देखिए, ध्यान से पढ़िए और बातों को ध्यान से समझते हुए बताइए कि आंसर क्या होगा। आंसर करिए इसका, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला समद्विबाहु, ऐसा 2 त्रिभुज जिनका भैया भुजा बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक है, तो बन तो रहा है नियम, फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, तो हम कहेंगे समरूप, ये बन सकता है। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज, सभी समकोण त्रिभुज अलग अलग हो सकता है, लेंथ अलग अलग हो सकती है। जरा गौर करिएगा, बताइए समकोण तो एंगल बराबर हुआ, दोनों एंगल बराबर हो सकता है, साइड हो सकता है कि बराबर हो जाए,
सपोज करिए हमने दो ट्रायंगल बनाए, राइट ट्रायंगल, इस प्रकार से मैंने दो राइट ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री मान लेते हैं, क्या डिग्री है 90 डिग्री, क्लियर है, ध्यान समझिएगा। ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये भी हो गया आपका डियर्स 90 डिग्री, ठीक है। एंगल तो बराबर हुआ, मैं बोल दूं ये साइड इस साइड के बराबर है, कैसे नहीं कह सकते, बट अगर इस एंगल को देखेंगे, इस एंगल को देखेंगे तो क्या एंगल से काम चल पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आ रही बातें, इसको अभी रखे रहिए। अब आगे देखिए ध्यान से, समबाहु त्रिभुज, क्या बात करेंगे, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, तो सभी भुजाएं बराबर है, अगर दो ट्रायंगल्स अगर समबाहु हैं तो क्या हो गया, सर्वांगसम, क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, क्योंकि हमने बताया अभी जस्ट कि तीन कॉन्सेप्ट बराबर तो क्या हो जाता है, सम क्या कहलाता है, सर्वांगसम कहलाता है, क्लियर है। तो आप एक आंसर करिए कि अगर क्या इसको करेंगे, इसको करेंगे या इसको करेंगे, तो ध्यान समझिए, ये डी और आपका ए इज इन्वॉल्व इन ऑप्शन सी, कैसे, अगर समबाहु त्रिभुज हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, अगर ये टाइप के त्रिभुज अगर सर्वांगसम हैं तो हम कह सकते हैं क्या कि सर्वांगसम जितने भी त्रिभुज होते हैं वह समरूप भी होते हैं, क्योंकि तीन कॉन्सेप्ट बराबर, इसमें से दो कॉन्सेप्ट ले लीजिए भाई, तो दुइया कॉन्सेप्ट बराबर चाहिए ना, तो वो क्या हो जाएगा, समरूप। तो इस प्रकार से आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, इस प्रकार से सर्वांगसम, सभी सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे समकोण हो, दुनिया का कौनो भी ट्रायंगल्स हो, अगर वह समरूप हो गया तो सर्वांगसम हो गया तो वो समरूप भी होगा चाहिए, ठीक है डियर्स। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नोत्तर अंगा का, मतलब पहले का अंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें समझना ये जरूरी है डियर्स कि बनेगा क्या, ध्यान समझिए आप अच्छों से, बढ़िया समझिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है ना, इस टाइप जितने क्वेश्चन आएंगे सब आराम से कर लेंगे, आप ध्यान समझिए। जैसे मैंने लिखा, कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है डियर्स, कॉस थीटा। मेरी वीडियो पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिकल पे, मैं डाला हूं, आप वहां से देख सकते हैं पूरी कहानी को डियर्स। आइए मैं शॉर्ट थोड़ा लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा डियर्स तो क्या होता है, वो साइन थीटा होता है, क्लियर है। अगर आप टेन 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो क्या होता है डियर्स, आपका कॉट थीटा होता है। अगर आप लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा तो वो होता है आपका टेन थीटा, क्लियर है डियर्स। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है और बाकी बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए समझ ध्यान से, ऐसे प्रश्नों में हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि भैया एक को चेंज करिए, दूसरे को नहीं। ये परिवार है, परिवार में आवारा होबे करता है, उसको छोड़ दीजिए आप, एक आदमी पकड़िए जो परिवार को चला सके, दोनों को मत पकड़ना, दोनों पकड़ोगे तो फिर वहीं लगेंगे उसी में इधर से उधर करने, नहीं हो पाएगा। बस एक को पकड़िए, एक को बदलिए और बना दीजिए कॉन्सेप्ट को। आइए समझते हैं, ध्यान समझिए। इसमें क्या करिए, इसको चेंज कर चाहे इसको, तो मैं इसी को चेंज करता हूँ, लिख सकता हूँ साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ डियर्स, इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 48 लाना है। अगर हम 90 में से 42 को माइनस कर देंगे तो बोलिए 48 होगा कि ना, तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है। माइनस cos 42, इसको ज्यों का त्यों रखिए। तो आप जरा बताइए यहाँ पे देखिए किसको फॉलो करा, ई वाला कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है। देखिए 90 90 90 90 माइनस थीटा मतलब वैल्यू 42 हो जाएगा 42। तो यहाँ देखिए ध्यान से cos थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 42 डिग्री इक्वल टू, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा डियर्स, cos 42 डिग्री, देन इट इज कैंसिल आउट टू ईच अदर, वी हैव वैल्यू ऑफ 0, सो दैट इट्स आंसर ऑफ ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 48 डिग्री माइनस cos 42 डिग्री की आंसर क्या होगी 42। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी एक को बदल दीजिए, क्या लिख सकते हैं आप डियर्स, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज कर दीजिए। मैंने बोला एक को चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी बदल सकते हैं। cos इसको लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 48 घटाएंगे तो आपका 42 ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा साइन 48 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा डियर, साइन 48 डिग्री, खत्म, क्या हो जाएगा 0, आंसर, क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस की ओर। डियर्स बने रहिए आप वीडियो में, आप जरूर सीखेंगे इस टाइप को। तो आइए डियर्स ध्यान से, ये डायरेक्टली फार्मूला पूछ दिया है, 1 नंबर का है, ध्यान समझिए। शंकु के छिन्नक का आयतन, ध्यान समझिए, मैंने वीडियोस आपकी डाल रखी है, मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट
फ्रस्टम्स ऑफ क्या भाई, कोन, ठीक है ना। हमने इसका जो फ्रस्टम्स कोन्स जो था आपका, जो फ्रस्टम था शंकु के छिन्नक का जो आयतन है डियर्स, हम उसको बता चुके हैं अपने वीडियोस में, आप वहाँ पे देख सकते हैं, चीज़ों को मैं डिराइव कराया हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका क्या है, शंकु के छिन्नक का आयतन जो होता है आपका 1/3 पाई आर ब्रैकेट सॉरी पाई एच इन ब्रैकेट में R1 प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये रहा आपका आंसर, आराम से क्लिक करके निकल जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या आपका क्या ये बदलेगा डियर्स 2। आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नोत्तर 2 का क, ठीक है डियर्स। कैसे दिखे ध्यान से, बोला कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सो डियर्स आइए चलते हैं, ध्यान समझिए बातों को। आपके सामने एक वर्ड आया है भाई अभाज्य फैक्टर, क्लियर है ना जाए, यानी कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर करना है, ध्यान समझिए। अब कैसे करेंगे, बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ध्यान समझिए। वे संख्याएं, अब ये समझिए अभाज्य, जो आपका अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य, ध्यान समझिए, अभाज्य जो गुणनखंड है डियर्स, अभाज्य गुणनखंड होता क्या, ध्यान समझिए। वे संख्याएं, फिर सुन लीजिए, वे संख्याएं जिनका फैक्टर 1 हो और वह संख्या स्वयं हो, जिनका फैक्टर क्या हो भाई 1 हो और वह संख्या स्वयं हो, स्वयं संख्या हो, वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला 1, लेकिन याद रखिएगा 1 नहीं अभाज्य है और नहीं भाज्य है, तो अभाज्य साथ साथ एक वर्ड आता है क्या आपका भाज्य, क्लियर है। भाज्य क्या होता है, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो सकता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, 2 से अधिक होता है। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब वे संख्याएं जिनका फैक्टर बस केवल 2 होता है, वह संख्या होती है, और 1 होता है, वे संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो आइए हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है डियर्स, अभाज्य संख्या जिनका फैक्टर दोबारा न किया जा सके। तो आइए बदलते हैं, तो आइए समझिए ध्यान से, मैं आशा करता हूं कि चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। ये रहा आपका भाई अभाज्य संख्या, यानी कि संख्या आपके सामने लिखते हैं 3825, क्लियर डियर्स। फैक्टर करने की बात की गई है, तो फैक्टर आपके लिए आसान है, रफली में साइड में कहीं लिखेगा इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, काटिए वाले छोटे नंबर से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से। काटने का तरीका 3 सुनिए, संख्याओं को जोड़ दीजिए, अगर योगफल 3 से कटा पूरी संख्या कट जाएगी, 8 2 10 और 5 3 18, 3 6 18 कटेगा 3 से, मतलब 3 से काटिए, 3 कमा 3, 3 दूनी के 6, 3 चौक के 12, और इसके बाद ऐसे मत काटिएगा आप ऐसे काटिएगा, 3 कमा 3, मतलब बात समझ में आ रही है ना। तो आप ऐसे काटिए इसको फैक्टर की तरह से, 3825 ऐसे काटिए, 3 से काटिए, 3 कमा 3, 3 दूनी के 6, 3 चौक के 12, और गड़बड़ हो गया क्या डियर्स, हाँ चलिए ठीक है, 3 कमा 3, 3 दूनी के 6, कितना बचेगा 2 बचेगा आपका, तो 3 7 21, 3 5 15, ठीक है डियर्स। फिर काटिए 3 से, 3 चौक के 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15, फिर काटिए, क्या 3 से कटेगा, 4 2 6 5 11, नहीं कटेगा। अभी किसे कटेगा, 5 से काटिए इसको, डायरेक्टली 5 से काटिए, 5 बटे 40, 5 बटे 5 5 25, फिर काटिए 5 से, 5 कमा 5, कितना बचा आपका 3, 5 7 35, मतलब कितना 17, अब किसे कटेगा 17 से, क्लियर है। तो इसका फैक्टर निकल के आ गया, अभाज्य फैक्टर क्या निकल गया, इसका इनका फैक्टर होगा, देखिए 1 और 3, यही होगा 5 का 1 और 5, 17 का 1 और 17, तो ये कैसा फैक्टर आ रहा है, आप देखिए ध्यान से, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो फैक्टर किसका बना, अभाज्य का। तो वी कैन से दैट यही क्या कहलाएगा आपका प्राइम फैक्टर कहलाएगा डियर्स। तो लिखेंगे 3825, आप परीक्षा में ऐसे लिखेंगे अपने 3, यानी कि 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। मतलब 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 नहीं प्राइम है और नहीं कंपोजिट नंबर है। सो वी कैन से दैट इट इज़ द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 डियर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, आपका अगला सवाल बोला है क्या, आपका अगला सवाल ये बोला है कि द्विघात समीकरण, क्या बोला डियर्स, द्विघात समीकरण। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझिए, आप सुनिए अच्छे से और चीज़ों को काफ़ी ऑब्जर्वेशन करिए। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर आपका ये बोला है डियर्स, क्या सवाल नंबर आपका है ख, सवाल ख बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल तो मान लेते हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या, अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना डियर्स 3। अब फिर आगे क्या बोला है, और
1/3 है, मतलब कि दूसरा मूल मान लेते हैं बीटा, तो वह 1/3 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है द्विघात समीकरण। तो फार्मूला क्या होता है डियर्स, 1 नंबर का है फार्मूला, याद रखिएगा हमेशा द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, अब प्लस होता है डियर्स क्या, मूलों का ये होता है मूलों का गुणनफल डियर्स, ये होता है आपका इक्वल टू क्या होता है 0। तो जरा बताइए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये भी लिख सकते हैं, इंटू यक्स, गुणांक क्या होता है डियर्स, यक्स भी होता है, तो यक्स हो जाएगा प्लस क्या जाएगा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या डियर्स 0। तो आप जरा बताइए यक्स स्क्वायर जो कहते हो लिखिए प्लस अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 इंटू क्या यक्स प्लस क्या हो जाएगा डियर्स आपका, ये रहा, सॉरी माफ करिएगा माइनस है, माइनस करेंगे। ठीक है डियर्स, आइए ध्यान समझिए, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 गुणे 1/3 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, 3 से 3 खत्म, 3 तरीके 9 यक्स स्क्वायर माइनस 3 तरीके 9 1 10 इंटू यक्स बटा के 3 प्लस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0 डियर्स। ये रहा क्या आपका, इट इज अ आंसर। क्लियर है ना, यही रहा आपका क्या द्विघात समीकरण, जिसके मूल क्या है 3 और 1/3। अगर आंसर चेक करना तो इसका फैक्टर करिए जल्दी से, और अगर ये आया तो आंसर करेक्ट डियर्स, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। चलें आगे, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। आपका अगला सवाल बोला है डियर्स क्या, कि एक जो अगला सवाल है वह सवाल कुछ इस प्रकार से है, सवाल ग है। आइए इस सवाल को हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन सवाल ग क्या बोल रहा है, तो आइए डियर्स देखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ग। देखिए ध्यान से, सवाल क्या बोला है कि ए बी सी और बी डी ई हो का समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि जो डी है भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। द डी इज अ पॉइंट ऑफ मिड बी सी लाइन सेगमेंट। त्रिभुजों बी ए सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सो डियर्स ध्यान समझिए, सबसे पहली बात तो ये कि भैया समबाहु त्रिभुज है, लेकिन उसमें एक कंडीशन रख दिया कि डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो ये रहा आपके इस बोर्ड पे एकदम सुंदर सा फिगर, देखिएगा गौर करिएगा। ए ना, यहाँ मान लीजिए ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लीजिए सी, या फिर ऐसे मान लीजिए ए बी सी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए डियर्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। क्लियर है ना, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है, बोला क्या है कि ये तो ए बी सी बन गया एक त्रिभुज, लेकिन बी डी ई चाहिए भाई, तो बनेगा कैसे, ध्यान समझिए, वो भी समबाहु त्रिभुज है। तो लेकिन बोला डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी के मध्य में, यहीं पे मध्य में एकदम बीच में भैया क्या है आपका डी रहा डियर्स। क्लियर है ना, आप बात समझिए ध्यान से। लेकिन ई है तो कहीं ना कहीं तब ई इधर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो जो ई होगा वो कहाँ होगा भैया, ए सी पर होगा, तो इसको हम ए सी मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, त्रिभुज। ठीक है, लेकिन बात बोला है कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है टोटल, तो भैया हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में डियर्स क्या लिख लेते हैं, तो लिखेंगे माना ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर, अच्छा लिखिएगा, माना समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बराबर क्या डियर्स, यक्स। क्लियर है, क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो जब यक्स हो जाएगा तो जरा बताइए, तो समबाहु त्रिभुज क्या, बी डी ई की भुजा क्या हो जाएगी, जरा बताओ। जब ये बीच में है, जरा बताओ ये क्या है बीच में डियर्स, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ क्या हो गई, यक्स मीटर। तो जरा गौर करके बताइए आप हमको, जब ये हो गया आपका यक्स मीटर, तो ये बिचवा में है, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स/2 मीटर। बात समझ में आया कि ना, अरे बोलते काहे नहीं आप, बात समझ में आ रही डियर्स, यानी ये यक्स/2 हो जाएगा। तो भैया है ये क्या, समबाहु त्रिभुज है, तो ये x/2, तो ये भी क्या होगा डियर्स, x/2, ये भी क्या होगा, x/2। बात समझ में आ रही है, ये x तो ये भी x हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि ना, तो आप कहेंगे कि जी हाँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके भेज दीजिए इस चैनल पे, आर के मैजिक मैथ पे डियर्स। चलिए आगे चलते हैं, बात समझिए।
समबाहु त्रिभुज बी डी ई की भुजा कितना हो जाएगी डियर्स, ये हो जाएगी x/2। आप बताइए हमको, हम निकालते हैं क्षेत्रफल, फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला याद कर लीजिए। आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है डियर्स। तो भुजा यहाँ पे क्या है आपकी यक्स हो जाएगी, तो करड़ी में 3/4 गुणे यक्स स्क्वायर। लेट बी इक्वेशन फर्स्ट। चले आगे बात कर लेते हैं, फिर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, क्या लिखेंगे डियर्स, समबाहु त्रिभुज, माफ करिएगा समाबाहु हो गया था, ये समबाहु आप समझते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या डियर्स, बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर में 3/4 गुणे भुजा, ये भी बनेगा भुजा का स्क्वायर, ये भी कांसेप्ट तो वही ना है, तो इसके लिए भुजा क्या हो जाएगी, कड़ी में 3/4 गुणे x/2, मतलब कि स्क्वायर करेंगे तो x² 2 दूना के 4। सो डीएस ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, जरा गौर कर बताइए, x² कड़ी में 3/4 चौके 16, समीकरण नंबर सेकंड। हमें पूछा है रेशियो, क्या पूछा है रेशियो, तो निकालेंगे क्या, दोनों का अनुपात निकालेंगे, क्या अनुपात, यानी कि त्रिभुज। ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण क्या डियर, समीकरण 2 कर लीजिए आप अच्छे से। तो आइए समीकरण 2 कर लेते हैं, क्या बने। सो डियर आइए देखते हैं, ध्यान समझिए, समीकरण 1 भागे समीकरण 2। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या, ध्यान समझिए। ये जो हमें निकालना क्या है, ए बी सी और बी डी ई में क्षेत्रफल के अनुपात में निकालना है डियर्स। तो ध्यान समझिए आप, ऐसा करिए, ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, बी कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सी। अब बात परफेक्ट हो गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब बात यहाँ तक समझ आ रही है, वेरी गुड। अब आगे देखिए ध्यान से डियर, अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब इसके लिए समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा, बी डी ई, क्या हो जाएगा, बी डी ई। अब आराम से बन जाएगा ना, बी डी ई का क्षेत्रफल और ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। रेशियो निकाले थे तो आप भाग दे दीजिए, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, ध्यान समझिए। आगे हम डिवाइड कर लेते हैं डियर्स, क्या बन जाएगा जरा बताइए मुझे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दीजिए, कड़ी में 3/4 x² क्या हो जाएगा डियर्स, ध्यान समझिए, लिखेंगे ना यहाँ पे त्रिभुज बी, त्रिभुज आपका ए बी सी का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, क्लियर है डियर्स, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला लिखेंगे करड़ी में 3/4 x² पूरे के बटा क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 चौके 16 x² हो जाएगा, ये भी ठीक है। आप ध्यान समझिए, गौर करिएगा, इससे ई खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 16/4, 4 4 चौके 16, मतलब कि 4/1। यानी रेशियो की बात करेंगे डियर्स तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी और रेशियो का क्षेत्रफल है ना, का ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, 9th पढ़ेंगे, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है। रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या डियर्स, बी आप लिखेंगे बी डी ई, क्लियर है, बी डी ई, क्लियर है डियर्स, क्या जाए इक्वल टू 4:1। दिस इज योर आंसर, क्लियर है डियर्स। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इस प्रश्नोत्तर 2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है डियर्स। आइए चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं आगे, देखिए ध्यान से, प्रश्नोत्तर बच्चे अब बढ़िया से पढ़ो, बहुत बेहतरीन ढंग से ध्यान समझिए। प्रश्नोत्तर 2 का घ, यहाँ पे क्या बोला, बिंदुओं इतना तथा इतना, बिंदुओं इतना तथा इतना, मतलब a, b फिर -a, b के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ध्यान समझिए, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, d इक्वल टू क्या होता है, 2 फॉर्मूला होता है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर डियर्स, यानी d इक्वल टू होता है क्या आपका, d इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप वीडियो में जाके देखेंगे तो वीडियोस वगैरह हम पढ़ी हुई, इसमें हम डेरिवेशन भी कराएं डियर्स, आप इन सारी चीज़ों को वहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट चूंकि कि यहाँ पे आपको फार्मूले की जरूरत है, ठीक है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं, ध्यान समझिए, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तो हम पॉइंट को निकाल लेते हैं बाहर, इनको पकड़ के लाइए, चलिए आ जाओ भाई यहाँ पे। तो एक पॉइंट क्या है आपका a, b और दूसरा क्या है डियर्स -a, -b। तो अब जरा बताइए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x1 और ये रहा y1, ये रहा आपका x2 और ये रहा आपका y2 की
वैल्यू बस मान रखिए यहाँ पे। जरा बताइए रख देते तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ डियर्स। अंडर रूट में क्या x2 का मान कितना है, जरा बताओ आप मुझे। तो x2 का मान -a, तो -a, फिर -x1 का मान कितना a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -b, y1 का मान b का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा डियर्स, अंडर रूट में माइनस कॉमन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, काम खत्म। यानी कि कह सकते हैं आप क्या -2a का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा डियर्स, क्लियर है, का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें अंडर रूट में, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा डियर्स 4b स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। 4 कॉमन उसको कर लीजिए बाहर, अंडर रूट में क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज अ आंसर, क्लियर है, जिसे हम कहते हैं इकाई, क्या बोलते हैं डियर्स, इकाई बोलते हैं, ठीक है। ये रहा क्या आपका आंसर। चलते हैं हम आगे की ओर, आपसे मुलाकात होगी मेरी अब इसका पार्ट सेकंड लेके रिप्रेजेंट होंगे डियर्स आप लोगों के सामने अगले कॉन्सेप्ट में। जो आपकी सवालें 2 नंबर की हैं, 2 नंबर वाले सवालों को हम लेकर रिप्रेजेंट कर देंगे खंड, यानी कि 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6 और 7 इन सारे प्रश्नों को आपको हम देंगे अपने अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़बरदस्त लगी डियर्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आशा करता हूं कि आप बेहतरीन से अपनी स्टडी को जारी रखते हैं डियर, तो आप 70 में 70 कर सकते हैं, इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूं। अगर चीज़ों आपको जो ना समझ में आए, जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है डियर्स, आप टाइप करिए और भेज दीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल आरके मैजिक्स मैथ पे डियर्स। कमेंट बॉक्स के जरिए से हम आपके कमेंट्सों को पढ़ेंगे और आपके पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे डियर्स। सो आप इस वीडियो को, अगर अच्छी लगी वीडियोस, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी क्वालिटी के ऊपर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डियर्स तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपका हाई स्कूल में ज़बरदस्त रिजल्ट बने डियर्स, तो मैं इस प्रकार से वीडियोज़ को लेकर के रिप्रेजेंट करूँगा आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से डियर्स। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्लियर है डियर्स। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।